डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और याद नहीं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से स्क्रीनों पर कितना अरसा बीत गया गुफ्तगू करते हुए, इंटरव्यू करते हुए, बड़े सर्द व गर्म और बड़े कठिन हालात में और खुशगवार हालात में भी, और बड़ा प्रेशर था। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है रमज़ान का महीना भी है, डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला, तो आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं बराह रास्त में आ जाता हूँ कि 3 दहाई से ऊपर हो गई, मेयर रहे, गालिबन हर कौमी असम्बली के आप रुकन भी रहे तकोवेश, और अब आपका ये ऐलान आना कि मैं आइंदा नहीं लड़ाऊँगा, ख़ुद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी डॉक्टर जो आप जैसी शख्सियत जिनके बारे में कहते हैं जी पॉलिटिकल एनिमल, और इलेक्शन के ज़माने में वो पॉलिटिकल एनिमल इलेक्शन से दूर हुए, कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये जो 48 या 39 सालों का मेरा सियासी सफ़र है, मेरी जद्दोजहद और करियर, इसमें अगर मैंने कुछ कमाया तो वो एक इज़्ज़त है, लोगों की नज़र में एहतराम है। ये मेरी सबसे ये मेरी जमा पूंजी है। और 23 अगस्त को मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इक़दाम जो मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं करूँगा, एक बड़े मकसद के लिए, एक इज्तिमाई मकसद के लिए। जब 22 अगस्त को लंदन से पाकिस्तान और के ख़िलाफ़ नारे लगे और मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ एक इश्तियाल अंगेज़ी हुई, तो वो मेरे ख़्याल में एक टर्निंग पॉइंट था। और मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, जिनका फ़ोन आया उनसे मैंने कहा कि मेरे साथ चलना चाहें तो चले, मैं तो निकल रहा हूँ। तो मैंने फ़ैसला किया। देखिए फ़िज़ा तैयार थी ना, ओवरनाइट ऐसे तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब कि एक आपने सोचा और इतने लोग इकट्ठे आ गए। जब उस दिन मुझे याद है तो एक फ़िज़ा बतदरीज तैयार हो रही थी ना उसकी तरफ। लेकिन मैंने किसी को फ़ोन करके नहीं कहा कि मेरे साथ चले। अच्छा, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आए? नहीं, वो ये मेरे ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। और दूसरा, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया उनको मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ आना चाहें तो आ जाएं। तो 22 की रात को इज़हारुल हसन आ गए थे, ख्वाजा इज़हारुल हसन, आमिर मुईन MP आ गए थे, संजय परवानी MNA आ गए थे, ख्वाजा सुहेल MNA आ गए थे, और अरशद वोरा उस वक्त MP थे, वो मेरे साथ आ गए। इनिशिएटिव लेने की शायद उस वक्त जुर्रत हिम्मत नहीं थी किसी में उस फिज़ा में। शायद दूसरी बात ये थी कि अगर ये जो आज जो मसला मुझे दरपेश है, जो आपने मुझे कहा, मैं उसके पास मंज़र बांध रहा था कि जो 2/3 अक्सरियत वाली राब्ता कमेटी मेरी मौजूदा, जिसको मैंने 23 अगस्त के बाद जो लंदन से इनहेरिट किया था, उसी को अक्टूबर 2016 में मैंने दोबारा इलेक्ट करा दिया। उसमें कोई अपने लॉयल या वफ़ादार लोग नहीं डाले, कोई ऐसी चालाकी नहीं की, सादगी में सबको साथ लेके चलना, मैंने यही किया। अब वो 2/3 किसी वजह से मेरे हाथों से निकल गई है, वो मेरे दूसरे साथियों के पॉकेट में है। तो अगर मुझे ये महसूस हो कि इस राब्ता कमेटी की जो 2/3 अक्सरियत है, उसके सामने मेरा विज़न, एहतसाब का एजेंडा, इस्लाहात का एजेंडा, नए लोगों को जो कसीरुल जहती इकाइयाँ हैं कराची में, सिंध के शहरों में, उनको शामिल करना, एक फेस लिफ्टिंग, इमेज बिल्डिंग करना, अगर वो उस विज़न के साथ वो मेरे साथ नहीं चल पा रहे हैं या मुझे वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं मिल रहा, और मैंने नवंबर 2017 में भी ये ऑफ़र कर दी थी कि भाई आप चलाएं, मैं घर बैठता हूँ, मैं चलाऊँ, आप घर बैठे, ये सारी बातें, ये तीसरी लड़ाई है जिसके जो अभी तक किसी न किसी वजह से कायम है, जबकि मेरी तरफ से मैंने सारी बातों को एक तरफ रख के ख़त्म कर दिया था और मैं चला गया था। 5 मई का जलसा मैंने एक कर दिया, जो तारीख़ बहादुराबाद ने दी उसको मान लिया, मैंने अपनी तारीख़ पर इसरार नहीं किया, मुश्तरका इकट्ठा एक जलसा हो गया। और मैंने कहा कि मैं सिर्फ जलसा करने नहीं आया, एक बड़े मिशन और मकसद के लिए आया हूँ और वापस पार्टी को एक करने के लिए आया हूँ, ये तकसीम के तासुर को रद्द करने के लिए आया हूँ। तो लिहाजा आपकी ऑफ़र थी कि मैं 5 फरवरी की पोजीशन पर आकर दोबारा काम करूँ, तो मैं तैयार हूँ। आप हमेशा कहते थे कि आ जाएं और 5 फरवरी की पोजीशन संभाल लें। लेकिन जब मैं जलसे के पहले और बाद में गया तो ये सोच के गया कि ऐसा हो गया है, लेकिन उनका नहीं जी, 5 फरवरी से भी अब कम तनख्वाह पे आप काम करेंगे और उससे भी कम इख्तियारात पे काम, यानी 2 इख्तियार जो कन्वीनर के ओहदे के साथ जुड़े हुए हैं इनहेरेंटली, बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, कि टिकट देने का इख्तियार, अच्छा, दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन को लेटर का जाना, और पार्टी की रजिस्ट्रेशन, ये अब कन्वीनर के नाम से नहीं होगी। जो कन्वीनर होगा वो इतना डमी, इतना सेरेमोनियल होगा कि वो सिर्फ मीटिंग्स कन्वीन करेगा, बैठेगा। मुझे
आप ये इख्तियार अब ऑफ़र करके, बेख्तियार ओहदा ऑफ़र करके, जो बिल्कुल बेख्तियार कर देंगे, आप लोगों में ये कह रहे हैं कि हम अब फ़ारूक भाई पे एतमाद नहीं कर सकते और नहीं कर रहे हैं। वो आए तो आपने उसको इंडोर्स कर दिया ये कह करके मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो ये समझा जाए कि पॉलिटिशियन जो है वो बहरहाल सियासत इलेक्शन के लिए करता है बल्कि इक़्तिदार के लिए करता है। तो इसका मैं अभी कहूँगा कि आप रिटायर्ड हो गए। मेरी तकरीर का अगर आप माफ़ी ज़मीर निकालें तो मैंने कहा है कि मैं कोई ऐसा तासुर नहीं दूंगा कि हम बहादुराबाद के पास अगर पतंग है तो मैं उसके सामने इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मेरे पास पतंग है तो वो मेरे सामने कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं। पतंग उनके पास है? नहीं, नहीं, अभी मेरे पास है। सिंबल मुझे अलॉटेड है या रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे इंटरिम, जो आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स को दिखा दें कि इलेक्शन कमीशन ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी 26 मार्च की पोजीशन को बहाल कर दिया, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को एक तरफ रख दिया। तो उस एतबार से मेरे नाम पे रजिस्टर है पार्टी, और फिर सिंबल भी अलॉट पार्टी को किया है, गोया कि जो मेरे नाम से रजिस्टर है। तो अभी अलॉटमेंट हुई है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो इसके मैंने आपकी पूरी पार्टी नहीं लड़ेगी? आप जाएंगे इलेक्शन में? मैं तो अपने साथियों की बात करता हूँ, अपने साथ खड़े होने वाले MNAs MPs की बात करता हूँ। मैंने जो राब्ता कमेटी बाद में इलेक्ट हो गई इंटरा पार्टी इलेक्शन के जरिए, मैं उसकी बात करता हूँ, और उसको भी मैं MQM पाकिस्तान कहता हूँ। लेकिन ये फैसला अभी आया नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फाइनल। नहीं, इलेक्शन तो आ गए डॉक्टर साहब, अब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे या नहीं? डॉक्टर फारूक सत्तार चले नहीं लड़ रहे, आप यानी आपकी जो MQM जिसकी आप क़यादत कर रहे हैं वो इलेक्शन में जाएगी? देखिए, चूँकि वो भी MQM पाकिस्तान है, पतंग पर उनका भी उतना ही हक है। मैंने उनको छूट दी है कि वो सब अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरें। आपका कोई नहीं भरेगा? देखिए, मेरा अभी मैंने यही कहा ना कि मैं कोई ये तासुर दे के नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता, मैं या मेरे साथी, कि हम आमने सामने लड़ लें। मैं कोई नई सियासी जमात बना के आ गया ना, या कोई मैं आज़ाद ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यानी ना आज़ाद ग्रुप बनाकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना कोई नई पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। MQM पाकिस्तान में ही लड़ूंगा। और अगर लेकिन आप डॉक्टर फारूक सत्तार खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? ये भी मैंने तो ये कहा ना कि मैं उनके सामने, पतंग के सामने नहीं लड़ूंगा। अगर उनको पतंग मिलती है, अगर उनकी पास पतंग को माना जाता है, अभी ये इलेक्शन कमीशन ने ये तय नहीं किया है। लेकिन अब तो बिल्कुल इलेक्शन सर पे आ गए, और आपने फिर कैसे तैयारी होगी? दरख्वास्तें आती थी, लोगों ने तो टिकट देने शुरू कर दिए हैं, और MQM जो उस जमाने में यानी जो मई 13, क्या इसका सबब एक तो नहीं डॉक्टर साहब, मुझे वैसे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है कि मई 13 के इलेक्शन में आप लोग सब मुत्तहिद थे। अब लंदन बहरहाल एक देव है कल शख्सियत थी, वहाँ से बैठ कर वो रूल करते थे, अब तकसीम शुदा। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि इस सूरत हाल में जबकि ना लंदन है, ना वो कायद हैं, ना हमारी वो है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, एक दो नशस्तें आएंगी, बड़ा मुश्किल होगा, रिसोर्स नहीं होंगे, वसाइल नहीं होंगे, कारकुन नहीं होंगे। मैं लफ्ज़ खौफ का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कोई ये तमाम शकूक व शुबात के सबब आप सोच रहे हैं दूर रहा जाए इलेक्शन से? आप ब्रेक से पहले ये जवाब चाहते हैं या ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद ले लेता हूं। अच्छा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू हो रही है, और जो मैंने ब्रेक से पहले जो सवाल किया था, मैं ख्याल दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर दोहराऊं क्या? नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी तरह सुना। देखिए, आप मेरी बात को ज़रा सा समझें कि ये ठीक है कि देव हैकल शख्सियत की आपने बात की, या बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन, जिनसे हमने अपना नाता और ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया 23 अगस्त को मुल्क दुश्मनी के नारों के बाद। ये MQM पाकिस्तान है और हम इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 10 से 15% कारकुनान ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, और वो शायद आज भी लंदन के साथ हों। अगर वो जुड़ेंगे और आएंगे, जैसे जैसे इलेक्शन की कैंपेन ऊपर जाएगी, तो वो MQM पाकिस्तान के पास आएंगे, वो PSP के पास नहीं जाएंगे। MQM पाकिस्तान में भी किसके पास आएंगे? फारूक सत्तार के पास या डॉक्टर मकबूल के पास? देखें, फारूक सत्तार के पास आएंगे, क्योंकि जो इस वक्त भी MQM पाकिस्तान है, उसके कारकुनों की मेरा दावा है, मैं इसको अमूमन वो चीज़ें जो बिला वजह मुतनाज़ होती, मैं उसके पर दावा नहीं करता, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अक्सरियत कारकुनों की अभी मेरे साथ खड़ी है। हाँ, जो न्यूक्लियस या स्ट्रक्चर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का था, किसी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, मेरे पास 1/3 या 2/3 वहाँ पर है। ये राब्ता कमेटी के एतबार से ये ठीक है, मानता। और वो मेरी फिर अलग राब्ता कमेटी आ गई जो 3/3 मेरे पास आ गई, उसको भी छोड़ दें। अवाम की अक्सरियत भी, आप यकीन माने, वोटर्स भी, जो मेरा 39 साल का एक साफ शफाफ करियर है, उसमें कम से कम कंट्रोवर्सीज़ हैं,
करप्शन, लूट मार के इल्ज़ामात अल्लाह के फजल करम से नहीं हैं। और मैं किसी भी बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के ना मुल्क से बाहर गया, ना किसी और पार्टी में गया, ना नई पार्टी बनाई। ये वो क्रीडेंशियल्स हैं जिसकी बुनियाद पर, और अल्ताफ़ भाई के साथ भी आखिर वक्त तक खड़ा रहा। उनकी बहुत सारी गलतियों की वजह बावजूद, गलत पॉलिसियों के बावजूद, जब लोग पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा था। तो मेरी ये वो क्रीडेंशियल्स है जिसको लोग पसंद करते हैं। अच्छा, फिर मेरी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी, मुझे अपने मुंह से ये सारी बातें गिनवानी नहीं चाहिए उसूलन, लेकिन कभी कभी मुझे मजबूरन ये करना पड़ता है। इससे अच्छा, इस सारी बात के बाद अगर तंजीमी स्ट्रक्चर जो इलेक्शन लड़ाता है वो अगर बहादुराबाद के साथियों के पास है भी, तो कारकुनों की अक्सरियत अगर डीमोरलाइज हो जाती है, वोटर्स और सपोर्टर्स डीमोरलाइज हो जाते हैं, तो अगर हम एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम सब के लिए अच्छा है, वो हमारी ताकत मुट्ठी में होगी। वरना हम अगर इस मुट्ठी को खोलते हैं और अपने आप को आजमाते हैं इलेक्शन में, मेरे ख्याल में। लेकिन वो तो आपको, यानी ये जो एक सोशल तकरीब थी, यानी इफ्तार पार्टी तक में बुलाने की जहमत नहीं करते, इससे ये लगता है कि वो फिर इलेक्शन जैसे जो बहुत एक बड़ा मरहला होगा, उसमें फिर आपको कैसे बुलाएंगे? फिर तो मैं ये पैगाम दूंगा इस शहर के उन अमायदीन को जो बहुत बेचैन हैं, सनतकार हों, ताजिर हों, सोशलाइट हो, समाजी कारकुन हो, नामी गरामी मारूफ दानिश्वर हों, मीडिया के सीनियर लोगों, जो मुझे कराची की यूनिटी को वो समझते हैं कि इस शहर के इस्तेहकाम और अमन के लिए नागुज़ीर है। MQM में कोई भी पोलराइजेशन या तक़सीम वो समझते हैं कि वो कराची के अमन को और इस्तेहकाम को जो है वो नजर पोलराइजेशन के एक फरीक आप भी तो है ना डॉक्टर साहब, और उसका नहीं, और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चले हम इससे भी हट के आगे बढ़ता हूँ ना मैं, क्योंकि मामला डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी या डॉक्टर फारूक सत्तार का नहीं, या मुस्तफ़ा कमाल या वहाँ का भी नहीं। आपको भी इल्म है कि जो आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया था कि सिंध के शहरी इलाकों के अवाम की नुमाइंदा जमात बनाई, बल्दियाती के ज़रिए भी खिदमत करी, MPA MNA हुए, और इस वक्त जो मायूसी इस वक्त है, और अब और ज़्यादा बढ़ेगी जब वो ये देखेंगे कि तमाम पार्टियां अपने अपने जो उनके हल्के हैं, मतलब सिंध में पीपल्स पार्टी होगी अपने अंदरून सिंध की और KP और जगह, और जब ये देखेंगे एक तकसीम शुदा, यानी उनको ये बारीकियां इल्म नहीं कि डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर मकबूल से का इख्तलाफ क्या है, बहुत ही मैंने वो कहेंगे शख्सियत की लड़ाई है, पर्सनैलिटी की कल्ट है। डॉक्टर फारूक सत्तार इतने सीनियर है, एक्सेप्ट नहीं करते मकबूल को, मुस्तफ़ा कमाल को। नुकसान तो हमारे आपके शहर के देही इलाकों के शहर के अवाम को होगा ना, शहरी इलाके के अवाम को। जी, मेरा ये कहना है मुजाहिद बरेलवी भाई, पहले सालिसों के फार्मूले आए, मेरी बाइज़्ज़त वापसी का एक एजेंडा था जिसमें यह था कि बैलेंस्ड राब्ता कमेटी बना दें, दोनों तरफ के लोगों को मिला के 10-10, 2 रुकनी बाइख्तियार मरकज़ी कमेटी बना लें जिसमें मैं और खालिद मकबूल हूँ, बाकी सब नीचे जाएं, शोबों की निगरानी करें, इलेक्शन मुहिम की निगरानी करें, या इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, 1 हफ्ते में हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन अगर नहीं, अब नहीं, ये तो 3 महीने से मसला चल रहा था ना, हो सकते थे तो नहीं माने। फिर जब जलसे का मौका आया, बिलाल भुट्टो साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जलसा कर दिया, आवाम में हम गए, आवाम की पल्स यही थी कि बस किसी तरह एक हो जाएं। तो मैंने कहा चलें, मैं एक मरतबा तो अपनी इज़्ज़त नफ्स को, अपनी ज़रूरत को मैं बालाए ताक रख के चला गया मैं बहादुराबाद। मैंने कहा एक जलसा करते हैं, अपना जलसा मनसूख किया, एक जलसा कर दिया और कहा कि बड़े मिशन और मकसद का तकाजा है कि मैं आ गया हूँ और 5 फरवरी की पोजीशन पे मुझे आप बहाल कर दें तो हम काम शुरू करें। उसमें फिर अगर मगर इफ्स एंड बट्स बाद में आए 5 मई के बाद, जो कि क़तई गैर मुतवक्को थे और शॉकिंग थे मेरे लिए, और मेरे जो लोगों ने सुना, आवाम ने भी सुना। तो अब वहाँ से ये नई शराइत नहीं आनी चाहिए थी कि रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे और टिकट देने का इख्तियार किसी और को और सरबराह दिखाने के लिए कोई और हो। ये क़तई नामुनासिब। पूरी दुनिया की सियासत में किसी सियासी, ये 2/3 मेरे सामने ये बात करे तो 2/3 आज तक भी सरबराह मानते हैं वो? देखिए, मानते नहीं है वो, तो अभी कन्वीनर खालिद मकबूल है और टिकट देने का इख्तियार उनको है, और पार्टी शायद आमिर खान भाई के नाम से वो रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वो बांटना चाहते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब फिर तो ये चैप्टर क्लोज नहीं, मेरा ये कहना है कि फिर वो ये कह दें कि ये चैप्टर क्लोज, और ठीक है फारूक भाई बैक सीट ले लें और आराम करें और हम इलेक्शन लड़ते हैं। आपको ये एक्सेप्ट होगा? देखिए, मेरे लिए मेरी बात नहीं है, आपको भी जाना पड़ेगा। मेरी बात नहीं, फिर कारकुनान, मैं तो कारकुनान से राय लूँगा ना, और कारकुनान से मालूम करूँगा। क्योंकि देखिए मुजाहिद भाई,
वो आपने जो देव हैकल शख्सियत की बात की ना, उनकी गैर मौजूदगी में अगर हम सब आपस में लड़ रहे हैं, 3 ग्रुप लड़ रहे हैं, बहादुराबाद, PIB, PSP, ये सवाल मैं करने वाला था जिसका आप खुद आ गए उधर। हकीकी, और उसमें अगर वोट तकसीम हो जाएगा फ़र्ज़ कर लें, और बाकी मुखालिफ PTI फ़ायदा और ले फिर पार्टी है ना, फ़ायदा ले जाएं, तो फिर तो सबसे ज़्यादा मलबा तो फिर भी मुझ पे गिरना है। तो मैं कम से कम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को आउट रखना चाहूँगा। एक वजह ये है, उस देव हैकल के लिए नहीं, बल्कि उस देव हैकल के ना होने से और फिर तकसीम हो जाने से। अगर उनके ना होने से मैं और बहादुराबाद भी इकट्ठे लड़ रहे होते तो भी कोई मसला नहीं था। हमारी आपस की तकसीम से जो लोगों में तासुर तकसीम का जा रहा है वो और ख़राब जा रहा है, क्योंकि PSP को तो थोड़ा वो स्क्रिप्ट भी समझते हैं कि किसी का है, तो इसलिए लोगों में जो एक फीलिंग है तो वो तो बढ़ चढ़ कर। अच्छा, इसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि चलें स्क्रिप्ट से, क्या इस तकसीम मतलब में लोगों का क्या इस तकसीम में भी किसी का हाथ है? देखें, ये मैं क्योंकि फ़ायदा किसको पहुंचेगा, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा मैं उन पे दोष दूं या आप पर, कि इसके माने समहाउ अपनी अपनी अना के सबब आप एक ब्रॉडर बड़ी कॉज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। देखिए, मुजाहिद भाई, अना तो जब हो जब मैं ये कहूँ कि मैं तो एक अपना ग्रुप लेके मैं हक़ पर हूँ और मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं ये गुंजाइश ही ना रखूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता। आई एम ऑलवेज़ राइट, ये मैं कह ही नहीं रहा। इसीलिए चूँकि अब ये मसला 5 फरवरी का एतमाद नहीं मिलता, वो इज़्ज़त और वो एहतराम नहीं मिलता, तो मेरे ख़्याल में वो मोटिवेशन नहीं होगा कि मैं एक चौथी बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात के सरबराह के तौर पर इलेक्शन लड़ा सकूँ। मेरा मोटिवेशन जो 23 अगस्त को था, वो अब मैं जाता हूँ और 5 फरवरी से बेख्तियार होके कम तनख्वाह पे जाके काम करता हूँ, कम इज़्ज़त और एहतराम के साथ और एतमाद के साथ। मोटिवेशन की बात, एक सरबराह का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब तो वो लम्हा आ गया है ना। हाँ, मैं ये समझूं, मुझे तो ये मिल रहा है कि डॉक्टर साहब अपने को विड्रॉ कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि मैं क्यों ये मलबा अपने पर लूं कि जो शिकस्त नजर आएगी 3-4 हिस्सों में तकसीम होने के बाद। नहीं, डॉक्टर साहब उससे बरी उज़्ज़म होना चाहते हैं। तो फिर तो मैं वो तीसरा हिस्सा तो मैं बन रहा हूँ ना। मैं ना बनूँ, मैं बहादुराबाद के साथ जिस तनख्वाह पे वो कहें, जिस इख्तियार पे वो कहें, जिस हैसियत में कहें, मैं काम कर लूँ, तो वो तकसीम को तो मैं अवॉइड कर लूँगा ना। लेकिन मेरा मोटिवेशन है सरबराह वहाँ कहाँ है, क्योंकि फिर मलबा जो मुझ पर आना, मैं मोटिवेटेड ना हूँ, मेरा वो टीम वर्क लोगों के साथ ना बन सके, जो टेम्पो मैंने बिल्ड किया था 5 फरवरी तक 23 अगस्त से लेकर, और उसमें जो 3.5-4 महीने का जो ये लल आया, ये जो एक तातुल आया, तो उसके बाद अगर मैं 5 फरवरी से भी नीचे जाके काम करता हूँ, ये एक सवाल है जिसको मुझे सोचना है। तो अब अगर अब सवाल ये आएगा कि फिर ये आएगा डॉक्टर साहब, फिर ये आएगा कि डॉक्टर साहब अब आप ये बताएं, अब तो बिल्कुल फाइनल स्टेज आ गई ना। अब आप फाइनल स्टेज, ये क्या उम्मीद कोई है? नहीं है। अब तो यस और नो वाली बात आ गई ना, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर की डेट भी आ गई। देखिए, नॉमिनेशन पेपर मेरे यहाँ से भी साथी भर रहे हैं, वहाँ से भी भर रहे हैं, मेरे सारे साथियों का। पार्लिमानी बोर्ड आपका? पार्लिमानी बोर्ड उनका है, मेरा भी है, हम दोनों एक साथ पैरेलल काम कर रहे हैं। लोग दे रहे हैं आपको पेपर आ रहे हैं? पेपर आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? कारकुनान ने कहा हमारा तो हक़ है। लेकिन हाँ, उस सूरत में जब मैं, एक और फैक्टर भी, ये तो हमारे आपस का फैक्टर था जिसकी ये पोजीशन है, एक और फैक्टर है कि ये कहीं ओवरऑल ये सारी सूरत हाल क्रिएट हो गई, उस सूरत हाल के बेनिफिशियरी कौन नज़र आ रही इस वक्त तक? थोड़ा सा PSP नज़र आ रही, बहादुराबाद PIB की, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, PTI भी नज़र आ रही है कुछ, और लंदन भी तो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि उन्होंने तो बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। और मैंने भी कहा कि बॉयकॉट पे हमें शायद जाना पड़े, मेरी भी राय है। शायद एक हो जाए इस पॉइंट पर, कहीं नहीं आप ये मैं उनकी देखा देखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मरदमशुमारी में हमें पहले ही कम गिना गया है ना, उसकी वजह से हल्का बंदियों में हमारी सीटें पहले ही कम हो गई हैं। उसका एक बहुत बड़ा खसारा हम सेनेट में उठा चुके हैं, देख चुके हैं। 14 खसारे के वफादारियाँ तब्दील अलग कराई गई थी, और ये अमल मुसलसल कहीं ना कहीं किसी शक्ल में जारी भी है। लेकिन एक और डेवलपमेंट भी हो रहा है डॉक्टर साहब। फिर NA 249 मेरा हल्का जो था, साउथ में 3 सीटें थी, वो तो वैसे पूरी उड़ा दी गई। मेरी आधी सीट लियारी में मिला दी गई, आधी सीट डिफेंस के लेफ्टिनेंट में मिला दी गई। एक और डेवलपमेंट भी हो रहा है डॉक्टर साहब, खुलेआम ऐसा लगता है, एक नहीं गालिबन 2 बार शहबाज शरीफ बहादुराबाद गए। अब ये अगर वो उस तरफ जा रहे हैं, उनके साथ अलायंस की तरफ, तो ये भी होगा कि डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के मुकाबले बेहतर होगा। ने 2 सूरतों में, कि अगर ये महसूस करते हैं कि इज़्ज़त और एहतराम और एक कम से कम सरबराह की अमलदारी और इख्तियार
वो नहीं मिलता जो 5 फरवरी को कम से कम था। मैं उससे तो आगे बात ही, मैंने तो फरमाइश कर दी थी, उससे आगे मांगा था, मैंने विड्रॉ कर लिया। अब मैं 5 फरवरी, वो भी नहीं मिलता। और उस सूरत में डॉक्टर साहब 2018 के इलेक्शन तक उससे थोड़ा सा बाहर रहते हैं, ठीक है। एक और दूसरा फिर वो बॉयकॉट की कॉल देने पे मजबूर होते हैं और आमिर खान भाई को, खालिद मकबूल को भी और कंवर नवीद को भी समझाते हैं कि इन हालात में तुम इलेक्शन में जा रहे हो, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि -1 तो हो गया, उसमें अल्ताफ़ साहब का खुद भी हाथ था अपने आप को माइनस करने में, कहीं ये -MQM तो इस मरतबा नहीं हो रहा है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ -MQM, फारूक सत्तार इंक्लूडिंग फारूक सत्तार यानी -2 -MQM, यानी आप, मैं इलेक्शन ना लड़ूं, फ़र्ज़ करें आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में पतंग को ज़िच कर दिया जाए, उसको ज़मीन पे गिरा दिया जाए, तो फिर इसका तो उसके जिम्मेदार तो सब आप हुए। देखिए मैं तो नहीं होगा, उसके जिम्मेदार खालिद मकबूल भी होंगे, उसके बाद मुस्तफा कमाल भाई भी होंगे, उसके बाद फारूक सत्तार भाई भी होंगे। सत्तार नहीं होंगे, मैं इसका जवाब ब्रेक के बाद दूंगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि समेटना मुश्किल हो रहा है, मौजू बड़ा है और बिल्कुल इलेक्शन सर पे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर फारूक सत्तार मेरे मेहमान हैं और आपको इल्म है कि जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करें बड़ा गंभीर गुंजलक है और समेटना भी मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक दो बातों में समेट लूँ अब आके, एक तो ये कि आप कहते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार नहीं, और मई 13 के बाद ये पहला इलेक्शन होगा कि जिसमें अगर एक MQM नहीं हुई, ये चले नाराज़ भी रख लें, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी आ जाएं, तो उसका नुकसान वो नुकसान होगा जो आप शायद आगे चल कर भी उसकी भले एक हो जाएं वो पूरा नहीं कर सकेंगे। फारूक सत्तार भाई बहादुराबाद को नहीं संभाल सके, मुस्तफ़ा कमाल अपनी ज़िद में पहले से अलग हो गए, सब इकट्ठा ना हो सके, तो फिर असल तो वही थे जो कि डर हो, खौफ हो, रोब हो, इज़्ज़त हो, एहतराम हो, फिर तो उन्हीं का डंडा बजेगा, लंदन का। तो फिर ये मेरा अकेले का कसूर नहीं होगा, पाकिस्तान के इदारों को भी देखना है कि सारी सूरत हाल में कौमी सलामती के नाम पर कहीं उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से हम इन हालात को पहुँचो कि -1 नहीं, अब -MQM पर आप जा रहे हैं। और ये ऐसी -MQM उस वक्त में जहाँ एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी इतना शदीद नहज पर पहुँचा हुआ है कि मुझे अपने 40 साल के सियासी तजुर्बे के बाद ये असेसमेंट करनी पड़ी कि 40 साल की महाजिर सियासत में क्या खोया, क्या पाया। तो मैंने कहा कि अब अगर आप ईमानदारी से देखें तो एक लीडर को खो दिया, कायद को, इस पूरी जो इनकी वोट बैंक और फॉलोइंग थी उसने क्या खोया, लीडर खो दिया। कुछ और तो मिलना दूर की बात है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स तो मिलना कुजा, लीडर खो दिया। कोटा सिस्टम मर गया 2013 में, लेकिन साला आज भी ऑपरेटिव है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, फिर हमने हिसाब लगाया ये 40 साल नहीं, ये जो आप जो बयानियां दे रहे हैं उसका एहसास क्यों नहीं है आपकी लीडरशिप? 40 साल नहीं, आपको फिर एहसास क्यों नहीं है? देखिए, हाँ मुझे भी आप कहें, बिल्कुल मुझे एहसास है, इसीलिए मैंने कहा कि अब लोगों से वोट क्या मांगने जाए, मैं और बहादुराबाद मिलकर जाएं या बहादुराबाद अकेला जाए, मुस्तफ़ा जाए। अब उनको थोड़ा सा अपने नैरेटिव को फाइन ट्यून करना होगा, कोई फैसला कौन बात करनी होगी। इस 40 साल में हमने 8 इलेक्शन कौमी सूबाई लड़े मुजाहिद भाई, 3 इलेक्शन बल्दियाती लड़े। तो मैंने ये बयानियाँ 26 मई को जब वो लानत दी गई थी सूबे की सोच रखने वालों पर, यानी पाकिस्तान बनाने वालों और महाजिरों पर, तो मैं चला गया अवाम में, कारकुनों में। तो वहाँ जुनूबी सिंध सूबा बशमूल जुनूबी सिंध में 2 से ज़्यादा सूबे बनाए जाए, ये मुतालबा किया हमने। ये मुतालबा, इसका मतलब ये कि जो अपनी कमज़ोरियों, अपनी खामियों, अपनी तकसीम को पर पर्दा डालने के लिए आप जो है वो आप फिर उसी नारे की तरफ जाएंगे जिसके जरिए एक बार फिर आप लोगों को करें महाजिर सूबा, जुनूबी सूबा, महाजिर सियासत। मुजाहिद भाई, आप सीनियर हैं, आपकी इज़्ज़त और एहतराम है, लेकिन आप इस 40 साल में और ख़ास तौर पे इस 10 सालों में हमारी गलतियां भी बिल्कुल गिनवाई, सारी हमारी भी गलतियां, इसमें हम बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मैं कभी अपनी गलतियों का एतराफ़ करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता, 1 लम्हा नहीं चूकता मैंने आप, लेकिन मैं तो एक जमा तफरीक करके बता रहा हूँ कि क्या इलेक्शन ही जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में सूबे सीट ऑफ पावर हैं या मरकज़ है। बल्दियाती इदारों को इख्तियार है आइन में, लेकिन सरीहन खिलाफ वर्जी सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। ऐसे मकामी हुकूमतों के कानून बनाती बल्दियाती जिनमें उन्हें अधमुआ करके रख दिया जाता है, उनके हाथ पैर बांध करके उन्हें
पानी में डाल दिया जाता है कि आप तैर के बताओ। तो ऐसे हालात में आप भी दिल पे हाथ रखें और जवाब दें। आपकी क्रिटिसिज्म बजा मेरे सर आँखों पर, मैं उसमें अपना कसूर अपने हिस्से का मानने के लिए तैयार हूँ। जो 40 साल में मुझसे गलतियाँ हुई जो मैं डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन अब अगर मैं इस उम्र में आके भी लोगों को धोखा दूँ कि बस कि मेरे हाथ लेने वाले हैं, तुम मेरे हाथों को मजबूत करो, लेकिन ये रहेंगे लेने वाले, क्योंकि देने वाला हाथ वज़ीर आज़म का है या चीफ मिनिस्टर का है। तो मैं सारे अर्बन सिंध का भी वोट ले लूँगा ना, तो भी मेरे हाथ तो वज़ीर आला के सामने कासाए गदा होंगे, वज़ीर आज़म के सामने कासाए गदा होंगे। तो क्यों ना मैं भी देने वाले हाथ बनकर इलेक्शन लड़ूं कि मुझे भी देने वाले हाथ बनना है, मुझे जनूबी सिंध सूबे के नाम पर वोट दें। फिर वो ये कहते हैं कि आखिर में आपके पास यही हरबा या हथियार रह जाता है कि आप जब दीवार की तरफ धकेले जाएं या आप लोग तकसीम हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं, तो फिर वो जो लोगों को एक पॉपुलर नारा होता है। हमारी ये जो पॉपुलर नारा है, ये मेरी गिमिक है, पॉलिटिकल स्टंट अगर है तो मैं कल वापस ले लूँगा। मेरे तो मंशूर का ये हिस्सा है। नहीं, लेकिन आपने पास में उस मंशूर की नफी की, आप तो शामिल रहे। नहीं, पास आपने फेडरेशन को भी करा, आपने 18वीं तरमीम को भी तस्लीम किया, आपने 18वीं तरमीम बहुत सी बात है, नए सूबे बनेंगे तो उन्हें भी वो इख्तियारात मिलेंगे। 18वीं तरमीम बुरी चीज़ नहीं है, नहीं 18वीं तरमीम में तो बल्कि पीपल्स पार्टी कौम परस्तों से आगे बढ़ चढ़ कर हमने उसमें हिस्सा लिया। जब ये मुमकिन हुई, बड़ी कौमी जमातों को जो मरकज़ परस्त थी उनको हमने कायल किया। तो 18वीं तरमीम, मेरा ये कहना है कि 18वीं तरमीम के साथ एक 140A का आर्टिकल भी है ना, तो जो कौम परस्त हैं, जो सूबाई जिनके वोट बैंक हैं, पीपल्स पार्टी तो अब एक सूबे में महदूद हो गई है ना, तो उन जमातों को भी तो सोचना चाहिए कि उनके भी मुख्तलिफ खित्ते हैं जहाँ एहसास महरूमी, जहाँ पूरे सिंध का एहसास महरूमी मरकज़ के सामने, जहाँ बलूचिस्तान का एहसास महरूमी। इस पर ब्रेक से पहले एक सवाल, और हमने 2013 के इलेक्शन तक जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा किया ही नहीं, मंशूर में नहीं। पाकिस्तान में 20 सूबे बने, मज़ीद सूबे बने, ये मुतालबा तो ज़रूर किया है, लेकिन मैंने कहा है कि इलेक्शन में सिर्फ नारा दे के मंशूर नहीं देना, बल्कि इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में अपनी शनाख्त को कायम रखें, अपनी यूनिटी को कायम रखें। लेकिन इलेक्शन से ये जो अक्सरियत आपको मिलेगी ये हमेशा अक़लियत रहेगी। अगर आपको बड़ी जमातों को मनवाना है अपना कोई मुतालबा, तो आपको 10 से 15 लाख लोगों को मज़ार क़ायद के सामने जमा करना होगा। और 10 से 15 लाख लोग आप बगैर लंदन या बगैर सब तीनों मिले नहीं कर सकते। नहीं, बगैर लंदन की बात ही नहीं है। बगैर कोई भी मुखलिस महाजिर कारकुन, बेशुमार लोगों ने नारे लगाए, नहीं जिसकी से देखें, आफाक भाई को तो नहीं मिले ना 10-15 लाख लोग। देखिए, अगर मैं ये कैंपेन चलाऊं, जो मैंने अपने लिए एक काम निकाला है कि अगर मैं 2018 के, फिर आप लगता है कि अगर मैं 2018 लगेगा कि फ्रस्ट्रेट होकर यानी रद्द अमल के तौर पर इसलिए डॉक्टर साहब इस तरफ गए। देखें, मेरा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। आप मुझे कुछ भी कहें, मुझे तो मेरे ज़मीर से ताल्लुक़ है, मुझे तो अपने अल्लाह को जवाब देना, मुझे तो अपनी खबर में जाना है। डॉक्टर फारूक सत्तार अपने सियासी बका के लिए करेंगे कि आखिर में ये नारा लगाएंगे। देखिए ना, फारूक सत्तार को अगर रिटायरमेंट लेनी है और सियासत में भी ये अगर जो है वो मिसाल कायम करनी, तो मैं तो रिटायरमेंट लेके भी ये काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं उन कारकुनों की मायूसी को जब सामने रखता हूँ कि उनको गाइड करने वाला कोई हो, मेरा 40 साल का 39 साल का तजुर्बा काम आ सके, मैं ये बताऊं कि इख्तिदार की सियासत ही मेरा मंबा नहीं है। मेरा हदफ वज़ीर बनना, MNA बनना, MPA बनना या पार्टी का सरबरा बनना ही नहीं है। मेरी 39 साल की जो खिदमत है वो लोगों की खिदमत के लिए है। मुझे लगता है आखिरी पत्ता आपको विन ओवर करने के लिए सिंध के शहरी इलाकों का यही है कि आप कहें महाजुर सूबा, महाजुर सूबा, महाजुर सूबा, ये इलेक्शन का नारा होगा। और इस नारे पर अगर आप और डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े होकर करेंगे तो ये एक वाहिद चीज़ है जो आपको उस जगह ले जाएगी जो 23 अगस्त से पहले। सियासी ज़रूरत के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हतमियत के साथ फैसला कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि अब ये हमारी सियासत से ये नारा विड्रॉ होगा। जैसे पहले आप कहते रहे कि कलाबाजी खा ली, यू टर्न ले लिया, ये नहीं होगा। और मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनरल साकिब निसार साहब का कि मैं हमारी ये मुतालबा गैर आइनी नहीं है, ये मुतालबा आइन में इसकी गुंजाइश है, ये गैर कानूनी, ये गुनाह नहीं है, ये मायूब नहीं है, पूरी दुनिया में है, ऐसा होता है। तो इसका कोई बैकलैश अंदरून सिंध में महाजरों के साथ नहीं आना चाहिए। पहले लाड़काना खाली हुआ, खैरपुर खाली हुआ, अब कहीं नवाब शाह
या अल्लाह ना करे कोई और शहर। एक ब्रेक की तरफ जाऊँ और फिर आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से मैं ये भी चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहरहाल कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के रहे, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स रहे, ज़रा ये तो मसला है, ज़रा कौमी सियासत पर भी कंक्लूडिंग क्वेश्चन करूँगा डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से अपने शहर, अपने सूबे, अपने जो इनकी चाहे कहने से इनके शहरी अवाम, उर्दू स्पीकिंग, महाजर, इस पर बहुत बात होगी और चले क्यों ना उम्मीद रखें उस हवाले से। लेकिन डॉक्टर साहब, कौमी सतह पर जो मंजरनामा आ रहा है, मियाँ साहब कहते हैं एक मेरे साथ ज़्यादती हुई, मजलूम बनकर सामने आ रहे हैं, आप भी पंजाब जाते रहे हैं, क्या मैं ये समझूं कि और एक ये भी आपको इल्म है कि वन अनदर वे आप तो खैर विक्टिम भी रहें, कोई भी इलेक्शन नहीं हो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज ना हुई हो, इधर से या उधर से, और मैं कोई नाम लेना चाहता कहाँ से। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जो इमरान खान, जो क्या मंजरनामा बन रहा है, और इस मंजरनामे में आपके लिए क्या बेहतरी होगी? देखिए, इंतखाबात में जब हम किसी तीसरे फरीक की मदाखलत की बात करते हैं तो कहते हैं कि फ़रिश्तों ने वोट डाले। खुदाई मखलूक इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। अब उसका जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई मदाखलत का हवाला है तो वो कहते हैं खुदाई मखलूक। ऐसा है? हवाई मखलूक, शायद हवाई मखलूक की बात हो रही है। देखिए, मैं तो ख़ुद ये कह चुका हूँ एक मौके पर, 15 अप्रैल को मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक मैंने की थी 9 नवंबर को, और मैंने उसमें कहा था कि नो मोर इंजीनियरिंग इन कराची पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो मुझे वजह तौर पर लगा था, और शायद मेरे पास सबूत और शवाहिद भी थे, और मैंने फिर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक लेटर भी लिखा था 9 नवंबर को, जब मैं पीएसपी के अलायंस से बाहर आया था। गोया के हालात का जबर था कि मुझे पीएसपी के साथ एक अलायंस बनाना पड़ा था। मैं मज़ीद उसकी तफसील में नहीं जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने 15 अप्रैल को 2 MPs के साथ में खड़ा हुआ था, एक निशात ज़िया कादरी शाह फैसल के, और एक जमाल अहमद मेरे नाज़माबाद के, और उन दोनों ने कहा हमारी ज़िंदगियों को रिस्क है, ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पे दबाव है कि हम पीएसपी में शामिल हो, और उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयार थी, और हमने सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शमूलियत की नाकाम बनाई। उन्होंने तो कहा कि हमें पीएसपी में जाने के लिए कहा गया था और हम जा रहे थे, लेकिन हमने फारूक भाई ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दी, और किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांध दी थी तो हमने बांधी। तो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है ऐसा? देखिए, नवाज शरीफ तो खुद अब कह रहे हैं, मैं यहाँ से उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ अमूमन ये सारी बातें जब वो तकरीबन किसी दौड़ से बाहर उनको निकाल दिया गया होता है, उसके बाद वो ये कहते हैं। क्या आप उनके इस बयानी को कबूल करते हैं कि नहीं? मेरे कबूल करने ना कबूल करने की बात नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वाकई मैं ये कहता हूँ कि अगली मरतबा किसकी बारी आएगी यही बयानियाँ देने। इमरान खान की आ सकती है, आप फिर आसिफ अली जरदारी साहब की फिर आ सकती है। वो ये समझ रहे हैं कि अभी वो ये समझते हैं कि उनका कोई हनीमून पीरियड चल रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो 2 महीने की जो ये इंटरिम ये सेटअप अब आ गया है, इस 2 महीने में अगर ये नैब गुज़िश्ता 6 माह से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उससे पहले इतना एक्टिव नहीं थी, अब वो इतना अगर एक्टिव है तो क्या उससे पहले इतनी मजबूत थी वफाकी हुकूमत की, उसने नैब को सख्ती से वो नकील डाली हुई थी और वो उसे हिलने नहीं दे रही थी? ये सारे वो सवाल। अच्छा, ये तीनों में से यकीनन आप राब्ते में होंगे, कोई करीब होगा, है नहीं है? 3 ही फोर्सेस है ना नेशनल लेवल पर, वन अनदर में, चाहे सूबे में हुकूमत बनानी पड़े चाहे फेडरल में। डॉक्टर फारूक सत्तार, चले हटा दूँ MK से हटकर, क्या समझते हैं किससे सिंध के शहरी और आवाम जो हैं बेनिफिट ले सकते हैं? फर्स्ट लोग कहते हैं कि नेशनल अलायंस, पीपल्स पार्टी, इमरान खान। हमने आजमाया पीपल्स पार्टी को, तो उसके साथ तो हमारे तजुर्बे बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि तल्ख रहे। अब कोई उम्मीद नहीं है उनके साथ एक और चांस लेना, फिर कोई हुकूमत बनाना मखलूत बहुत मुश्किल है। उसी दिन हमारी सियासत ख़त्म हो जाती है, हमारा अर्बन वोट बैंक। आपको लगता है अगर ये जो बहरहाल थे दूसरे जो अगर पतंग के नाम पर लड़ गए वो जाएंगे उनके पास? देखिए, वो तो फिर उनकी किसके साथ बनेगी, मैं और खालिद भाई हम क्या फ़ैसला करेंगे
इलेक्शन हो जाता है तो इन दोनों में भी आप किसी को समझते हैं जो आपका तजर्बा मियाँ साहब से भी बड़ा तवील तजर्बा, बार बार आप गए, वोट भी आपने बहुत डाले उनको बार बार। इमरान खान जो लगता है कि साहब अगला पार्टी से थोड़ा बेहतर PMLN के साथ रहा, और PMLN से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बेहतर PMLQ के साथ रहा। और तहरीक इंसाफ से सवाल ही नहीं, इमरान खान से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ तो अभी हमारा तजुर्बा ही नहीं हुआ ना, कोई मखलूक। अब आइंदा भी तजर्बा नहीं करेंगे ना, हम रिसीविंग एंड पर है। पहले पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि वो वज़ीर आज़म के लिए किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट देते हैं। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे फिर वो पार्टी अगर मरकज़ में। वैसे पंजाब का कुछ, आप इतना आमोज़रफ़ रही है, पंजाब का मूड चेंज हुआ होगा। पंजाब जो है वो अब ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ शरीफ ख़ानदान ने करप्शन की, लूट मार की, कुछ नहीं किया। या देखें, शरीफ ख़ानदान की करप्शन या लूट मार के जो हवाले सामने आए हैं वो उनके 90 की दहाई के सारे मामलात हैं। मैं ये इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। और उन मामलात में जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो पाकिस्तान के जो एक मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर, यानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, मुझे कि कौन अपना पैसा बाहर नहीं भेज रहा होगा। यानी मुझे तो सारे सनतकारों का लगता है, सारे ताजिरों का लगता है कि उन्होंने अपने पैसे। मियाँ साहब के साथ जो इस वक्त जाती हुई असबाब कुछ और हैं। नहीं, ये बात भी मैं नहीं कह रहा ये बात भी मैं नहीं कह रहा, इसको आप इस तरह कंक्लूड ना करें। लेकिन मियाँ साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उन्हें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वसअत देकर सारी सियासी जमातों को उसमें स्टेक होल्डर बनाना था, सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। और सारी जो इलाकाई उमंगे हैं उन्हें भी अपने कौमी एजेंडे में शामिल करना था। और उस कौमी एजेंडे पर अगर वो काम करते तो हुकूमत उनकी होती, अपोजिशन की सियासी जमातें भी उस कौमी एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में उनकी मदद करते। जो 50 सीटें या 20 कौमी असम्बली की सीटें लेते थे आप लोग, वो सीटें अब तकसीम नजर आती हैं, वो आपके पास नजर नहीं आती। मेरा खौफ आप बंदर बाट होगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा डर और खौफ है, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि मेरा मैंडेट छीना गया है और उसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं। माइनस देखें, उसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आपके हैं, वो आप आपको नहीं मैं कह रहा, मुजाहिद आप लोग और मैं, उसमें जितना मुझे अपने ऊपर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी लेनी है मैं बिल्कुल लूँगा, उसी तनासुब से लूँगा जो मेरा हिस्सा उसमें होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि ये 23 अगस्त के बाद अगर मुझे मेरे दफातर मिल जाते, लापता साथी बाजियाब हो जाते, मुझे स्पेस मेरी मिल जाती, मेरे बेगुनाह असीर साथी रिहा हो जाते, छापे गिरफ्तारियों का बिला वजह बिला इम्तियाज़ जो सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म हो जाता, और ये जो हमारे दरमियान चीज़ हुई है अल्लाह ना करे इसमें भी अगर किसी का कहीं कोई बाहर से हाथ है और सपोर्ट है, और वो अगर सिचुएशन ना होती, मुझ पर ये 1 साल तक मेरे सामने ये सूरत हाल ना होती, मेरे दोस्त अहबाब आकर कहते हैं कि आप PSP के साथ कुछ करें वरना आपको आपकी स्पेस नहीं मिलेगी, ये सारी सूरत हाल ना रहती तो हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते। और अगर एक वो साफ़ सुथरी अब नहीं है तो और उसके नतीजे में अगर ये वोट बैंक तकसीम होता है जैसा कि होने जा रहा है, तो उससे मुझ पर जितना आप इल्ज़ाम डाल देना, लेकिन नुकसान कौमी वहदत, कौमी सलामती को होगा। आप एक तरफ शिमाली उसमें इलाक़ों में फाटा की मेन स्ट्रीमिंग के लिए आईनी वो कर रहे हैं, और मैं जब यहाँ सूबे की बात कर रहा हूँ तो आप पार्टी को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, MQM का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ जो वैक्यूम पैदा होगा उसका फ़ायदा बैरूनी अनासर उठाएंगे। जिस तरह फाटा में बैरूनी अनासर ने फ़ायदा, वहाँ NDS का डर था ना, आपको अफ़गानिस्तान की मदाखलत थी ना, तो फिर हमने तो कसम खाई थी, हमने तो अहद किया था 23 अगस्त के बाद कि इतना सा भी अगर कहीं रॉ का कोई कहीं नज़र आएगा तो वो ज़ीरो टॉलरेंस होगा उसके लिए, क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, वायलेंस के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, तशद्दुद के लिए। उम्मीद हमारी सूरत में है, हमें हमारी स्पेस दी जाए, हमारे दफातर वापस किए जाए। नहीं इस बात की उम्मीद कि आप एक होकर लड़ेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईमानदारी से इंसाफ के साथ देखें कि किसके पास पतंग का निशान है, किसको टिकट देने का इख्तियार होना चाहिए, सारी बातें ईमानदारी से हों, साफ शफाफ इंतखाबात हों, तो ये वैक्यूम नहीं होगा। बहादुराबाद अभी जाएंगे, अभी भी जा सकते हैं। मैं तो जाता हूँ, मुझे तो इफ्तार में नहीं बुलाया, अगर बुलाते तो मैं वहाँ भी जाता। मैं तो मुझे कोई उसमें मेरी अना का मसला नहीं है, लेकिन जो आपकी ऑफ़र थी उस पर आप कायम रहें, अब उस पर आप उसको तब्दील ना करें। बहुत शुक्रिया।